हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन फटोला ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और आज जो है मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि लास्ट टाइम जो है मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने क्या बोला, मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसा है, तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में शेयर करने वाले। इसीलिए मैंने ये सारा फाइल जो है लेके आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ और आज इसी के बारे में बातें करने वाली हूँ कि क्या नॉर्मल है या डॉक्टर ने क्या कंसर्न दिखाया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि तभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ लोग मेरे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, तो थोड़ा सा हिम्मत मिलती है एक दूसरे का सुन के हालचाल। तो इसीलिए, और जो नहीं भी गुजर रहे हैं उनको भी जानकारी मिलेगी, और जो मेरे वेल विशर हैं जो कि डेली मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको भी एक होता है कि हाँ क्या हो रहा है इनके लाइफ में, कैसा इनका प्रेगनेंसी जर्नी चल रहा है। तो वो सब चीज़ें मैं आज शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि नहीं कर पा रही थी मैं। तो लास्ट टाइम मैं फ्राइडे को मैं डॉक्टर को विज़िट की थी, और मेरा रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड भी उसी दिन था और डॉक्टर को भी उसी दिन विज़िट करना था, क्योंकि सारे रिपोर्ट जो है ना, ब्लड का और अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट सब डॉक्टर को लेके जाना था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले तो मैं अपने अल्ट्रासाउंड के बारे में आप लोगों से बातें करने वाली हूँ। ये जो है फ्राइडे को मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। इसमें जो था इस बार के अल्ट्रासाउंड में ये देखना था कि बेबी जिस फ्लूइड में रहता है तो वो फ्लूइड का रेंज कैसा है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। ये स्टडी था बेबी का पोजीशन कैसा है, और मेरा जो प्लेसेंटा का पोजीशन है वो कितना ऊपर गया है। तो ये सारा अल्ट्रासाउंड में स्टडी था, क्योंकि हर बार जो अल्ट्रासाउंड होता है ना वो अलग अलग स्टडी होती है। पिछली बार जो था वो बेबी का ये था, देखना था कि एनामोली स्कैन था, जिसमें कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है बेबी में, ये सारा स्टडी था। पर इस बार वाले में पोजीशन, बेबी जिसमें रहता है उसका फ्लूइड का लेवल कैसा है, पोजीशन कैसा है बेबी का, तो ये सब स्टडी था। तो मैं ये रिपोर्ट देखिए, ये जो है ऐसे है, और जो मेरा प्लेसेंटा का पोजीशन है वो एंटीरियर है, ग्रेड 1 लोअर मार्जिन 43 mm एबव OH है, जो कि पिछली बार 31 mm था, इस बार 43 हुआ है, यानी कि 12 mm जो है ऊपर गया है। तो ठीक है, मतलब ये है कि ऊपर जा रहा है और ठीक है, मतलब घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। और जो मेन चीज़ें हैं मैं आप लोग को बताती हूँ। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका लेवल 19.7 है, जो कि इसको डॉक्टर ने ना थोड़ा सा, आप देखोगे यहाँ पे तो थोड़ा उल्टा आप लोग को पड़ेगा, इसको ना थोड़ा सा वो गोल कर दिया है कि जो एमोनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है उसको ना थोड़ा सा गोल कर दिया है, क्योंकि 19.7 है, जो कि हायर रेंज में होता है। एक होता है मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, तो ये जो फ्लूइड है ना वो मैक्सिमम रेंज पे है। तो इसको थोड़ा सा उन्होंने गोला कर दिया। मैंने पूछा भी कि कोई कंसर्न है इसको लेके, तो बोली कि अभी तो नहीं है, ठीक है, मतलब हायर रेंज पे है, मतलब हायर रेंज को अभी क्रॉस नहीं किया है, तो इसमें भी अभी कोई घबराने की बात नहीं है। तो और जो बेबी का हार्ट रेट है वो जो है 147 BBPM है,
तो यानी कि पिछली बार 139 था, यानी कि 140 से कम था, इस बार 147 है। तो ये डिपेंड करता है ना, हार्ट रेट जो होता है वो डिपेंड करता है बेबी के मूवमेंट पे। कभी कभी क्या होता है ना, अल्ट्रासाउंड में जैसे कि बेबी चल रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है, तो उस टाइम जो है बेबी का हार्ट रेट स्लाइटली डिफरेंट आता है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड के टाइम बेबी सो रहा होता है तो उस टाइम जो हार्ट रेट होता है वो कम आता है। तो लोग इसके अकॉर्डिंग भी जज करते हैं कि बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। लोग बोलते हैं कि कितने लोग हैं कि बोलते हैं कि 140 से कम है तो बेबी बॉय होगा, 147 है तो बेबी गर्ल होगा, लेकिन ये सब मीथ है। क्योंकि लास्ट टाइम जो है मेरा 139 आया था, इस बार जो है 147 आया बेबी का हार्ट रेट। तो ये मीथ है, ये विश्वास करने वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है कि बेबी उस टाइम क्या कर रहा होता है। तो यहाँ पे बेबी का वेट भी चेक होना था कि बेबी का ग्रोथ कितना हुआ है। तो यहाँ पे सब जो है वेट वगैरह दिया हुआ है। तो बेबी का अभी फ़िलहाल में वेट जो है ना 1 किलो 300 से 400 के बीच में है, यानी कि 1 किलो 400 ग्राम में थोड़ा सा ही कम है। तो ये बेबी का वेट हो गया। और बेबी जो है ना वो ब्रिज पोजीशन में है, यानी कि जो उसका हेड है अभी ऊपर है और उसका लेग जो है अभी नीचे है। तो ये भी नॉर्मल है, क्योंकि जो बेबी का हेड है ना वो डाउन होता है अराउंड द डिलीवरी, यानी कि 35 टू 37 वीक के अराउंड जो होता है बेबी अपने आप जो होता है उसका हेड डाउन हो जाता है। अगर इन द केस बेबी वैसे ही रहा तो उस केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल में कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कि अभी जो है ऑपरेशन से होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगा, क्योंकि अभी है कुछ टाइम है डिलीवरी में। तो ये सब चेक होना था। तो बेबी का जो भी ग्रोथ है, पोजीशन है, वो अभी उसका सब कुछ नॉर्मल है। अब बात आई मेरी, जैसा कि मैंने पिछले रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में मेरा जो आया था वो हीमोग्लोबिन 8.8 आया था, यानी कि इसको बोल सकते हैं एनीमिया। इस पर डॉक्टर ने ना मुझे वो लिख भी दिया है कि रिस्क फैक्टर में हमारे साथ में क्या है, क्योंकि डॉक्टर हर चीज़ देखती है तो वो अपना एक अलग से ही इस तरह का कॉपी बना के नोट कर लेती है। तो उसमें उन्होंने रिस्क फैक्टर में 2 ही चीज़ नोट किया है। एक है हाइपोथायराइड, जो कि अभी वो भी मेरा अभी नॉर्मल है, लेकिन जो माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया का रिस्क फैक्टर है, जो कि प्रेगनेंसी जर्नी में या फिर नॉर्मल में भी कम से कम जो होता है 12 से 14 के आसपास होना चाहिए। हीमोग्लोबिन 8.8 बहुत कम है। उसके सिम्टम्स भी मुझे आ रहे थे जो कि मैंने बताया। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मेरा देखा, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि क्या आया था, उसका सिम्टम्स भी दिख रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरे को ये जो मैं आयरन की टैबलेट लेती थी तो उसको उन्होंने चेंज कर दिया, और वो चेंज करके वो 2 टाइम लेना है, प्लस विटामिन सी की दवा मेडिसिन भी हमको ली, जो कि टैबलेट फॉर 20 ट्वाइस अ डे लेना है। और उसके विटामिन सी की जो टैबलेट होती है ना वो जो आयरन को होती है गुड मतलब ऑब्जर्व करती है, अच्छे से ऑब्जर्व करती है, और उसको मतलब अच्छा होता है इसके साथ खाना। तो इसलिए उन्होंने विटामिन सी की हमको टैबलेट भी दिया। और उसके साथ एक और मेडिसिन हमको दिया है, जो कि एक ही हमको लेना है, अभी तक मैंने लिया नहीं है। वो है कोई जैसे पेट साफ करने के लिए होता है, कोई मोशन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए लिया है, बस एक ही लेना, अभी तक मैंने खाया नहीं। और एक सिरप भी दिया है। तो और उन्होंने हमें ब्लड टेस्ट लिखा। ये जो फेरिटिन है, यहाँ पे उन्होंने फेरिटिन और आयरन स्टडीज़ का हमको बोली कि हाँ तुरंत मतलब इमीडिएट हमको ब्लड टेस्ट जो है इसका रिपोर्ट हमको शेयर कर देना ब्लड टेस्ट करवा के।
तो ये जो है ना मैं कल करवाई, मॉर्निंग में मेरा ब्लड टेस्ट लेके गया, क्योंकि परसों तो मैंने विजिट ही किया था फ्राइडे को। तो इसका रिपोर्ट भी आ चुका है। तो फेरिटिन जो है वो एक्चुअली स्टडी इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें भी ये लगा कि जैसे होता है ना कि सबसे पहले मैं बता दूं कि फेरिटिन टेस्ट हुआ क्यों, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी तो मेरे में है ही है, लेकिन किसी इमरजेंसी यूज़ के लिए जो बॉडी होती है ना, बॉडी कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर करके रखती है। जैसे कि कभी कभी हम क्या होता है ना कि ट्रैवलिंग करते हैं या फिर कहीं जाते हैं, तो जो नॉर्मल हमारी लाइफ में वाटर इंटेक होता है, तो उसके कंपैरेटिवली अगर कहीं हम ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमारा वाटर इंटेक कम हो जाता है। खाना तो हम खाए पिए रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी हमको डाइजेस्ट हो जाता है। वो वाटर कहाँ से आता है? तो बॉडी जो है ना कुछ जो है वाटर स्टोर करके इमरजेंसी पर्पस के लिए रखती है कि इन द केस अगर हमें वाटर नहीं मिलेगा, बॉडी हमको नहीं देगी, हमको वाटर नहीं मिलेगा बाहर से, तो मैं उस चीज़ को यूज़ कर लूँगी। तो उसी तरह से फेरिटिन आयरन स्टडीज़ हमको हुआ है कि आयरन डिफिशियंसी है तो बॉडी का क्या, बॉडी कितना स्टोर करके रखी है, क्या इसका सिचुएशन है। तो इसमें आया है कि वैसे तो 13 से लेके 150 तक का रेंज होना चाहिए आयरन जो बॉडी स्टोर करके रखती है इमरजेंसी पर्पस के लिए, लेकिन मेरा 14 आया है, यानी कि 13 से स्लाइटली एक बस ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, यानी कि वो भी मतलब लोअर रेंज में ही है। तो इसका रिपोर्ट मैंने शेयर कर दिया है और हमको सीबीसी ब्लड टेस्ट भी हमको करवाना है, लेकिन वो 2 हफ्ते बाद, क्योंकि इतने सारे मेडिसिन चल रहे हैं और मुझे आयरन रिच फूड खाने को मतलब सजेस्ट करी हैं, तो ये 2 हफ्ते बाद हमको सीबीसी करवाना होगा, क्योंकि फिर उसमें देखना होगा कि फिर हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कितना पहुंचा है। तो ये सब चीज़ें करवाना है, मतलब अभी टाइम है, मतलब 12-13 दिन का टाइम है मेरे पास ये करवाने में। और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, दवाई अलग से चल रही है, सारी चीज़ें अलग से चल रही है, तो हीमोग्लोबिन का लेवल देखेंगे, लेकिन ये इंटरनल बॉडी कितना स्टोर करके रखती, इसलिए इसको इमीडिएट करवाना था इमरजेंसी पर्पस के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब लोअर रेंज में ही है और उसके सिम्टम्स मुझे आ भी रहे हैं, थकान महसूस मतलब इस टाइप का हो रहा है मुझे। और इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि एनीमिया, रिस्क फैक्टर में एनीमिया की दिक्कत हो सकती है। तो और उन्होंने मुझे ये भी, हाँ, एक मुझे टेटनस का इंजेक्शन भी लगा, जो कि पहला डोज मुझे लग चुका था और इस बार गया तो मुझे सेकेंड डोज लगा। और डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि अगर बहुत ज़्यादा आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो क्या मैं अभी ही ड्रिफ्ट लगा दूँ आपको। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये जो मेडिसिन चल रही है उसको मैं 2 हफ्ते देखती हूँ और आप जो है ये जो चीज़ें मैंने बताया उसको फॉलो अप करिए, आयरन रिच फूड खाइए, और जैसे अनार हो गया, संतरे हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इन सबको मतलब कीवी वगैरह ये सब कुछ खाइए। और 2 हफ्ते में देखते हैं कि क्या सिचुएशन हो रही है। उसके बाद हो सकता है कि अगर मेरा रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद अगर ठीक आया तब तो ठीक है, अगर नहीं आया ठीक तो मेरे को हो सकता है कि ड्रिफ्ट लगेगा, जो कि आधे घंटे वो चढ़ता है बॉडी में। और बीच में ना मैं 4-5 जो दिन था जाने के पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को ना बेटर फील कर भी रही थी, लेकिन जब से मैं विजिट करके आई हूँ ना तो मेरे को फिर से वैसी ही लग रहा है। मेरे को मतलब कुछ भी करने उड़ने का मन नहीं कर रहा है, बस
फिर से लग रहा है कि हम मेरी आँख हमेशा बंद ही रहे, खोलने का मन नहीं कर रहा है। इस टाइप का फिर से हमको फीलिंग्स आने लगी है, जो कि यही रीज़न है हीमोग्लोबिन की कमी। और जितना भी ध्यान देना बन रहा है मेरे से खान पान में, मैं कोशिश कर रही हूँ देने का, लेकिन जो चीज़ें ख़राब हो चुकी है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है, टाइम लगता है। और ये सब चीज़ें हैं, अब देखना होगा कि 2 हफ्ते बाद क्या होता है। ब्लड रिपोर्ट देख के डॉक्टर ड्रिफ्ट लगेगा नहीं लगेगा, और ऐसे तो मैं प्रे कर रही हूँ कि सब सही हो जाए। तो उनको फिर से हमको विज़िट करना है। बाकी बेबी का जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ उसका ठीक है, और प्रॉब्लम बस अभी फ़िलहाल में मेरे में ही है। और यही था गाइस जो कि मुझे शेयर करना था आप लोग के साथ। और भी अगर आप लोग को पूछना हो, कुछ बताना हो तो हमें ज़रूर बताइए। और बहुत समय तो भाग रहा है, मतलब जैसे लग रहा है कि उड़ रहा है समय, फ्लाइट की तरह उड़ रहा है। बहुत ज़्यादा समय नहीं बची है, डिलीवरी में भी सब कुछ सही हो भगवान की दया से। मेरा भी जो भी चीज़ें कमी हुई है वो सब ठीक हो जाए। थोड़ी सी मेरे को सोने बैठने उठने में प्रॉब्लम तो हो ही गई है, वो तब तक होगी जब तक कि मेरा डिलीवरी हो ना जाए, तब तक ये तो चलता ही रहेगा। और एक्सपीरियंस भी मुझे हो गया है। तो फ़िलहाल में यही सब था, और मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। 12:10 बचा हुआ। आद्या अभी स्कूल गई हुई है। मेरा सारा का सारा रिपोर्ट जो होता है ना, मैं इसी में रखती हूँ। और फिर मुझे डॉक्टर को नेक्स्ट टाइम विज़िट करना होगा, 17 या 18 अप्रैल को विज़िट करना है। और कल रात में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी इस चीज़ को लेके कि मुझे ये लगा कि जो एमोनियोटिक फ्लूइड जो होता है जिसमें बेबी जो होता है, वो मेरा ऐसा लगा कि मेरा वो ना फट गया है। और इतना मैं टेंशन ले ली, इतना टेंशन ले ली, उसको मैंने वॉच किया, ये किया, देखा कुछ घंटों तक, लेकिन सब सही था। गूगल किया, ChatGPT से पूछा सब कुछ, तो वो सही था। भगवान ना करे कि ऐसी सिचुएशन किसी के साथ आए। वैसे तो मैं कोई भी हेवी चीज़ को उठाती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना उठाऊँ। आद्या को भी मैं नहीं उठाती हूँ, कभी उसको टॉयलेट भी ले जाना होता है तो उसका हाथ पकड़ के उस पर चढ़ाते हैं। तो फिलहाल में यही था गाइस, जो भी है चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर दी हूँ। अब बस आगे का प्रोसेस आप लोग देखिएगा। जो लोग मेरे उड़न खटोला ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।